बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हाजरा है। मैं एक प्राइवेट क्लिनिक पर नर्स का काम करती थी। वैसे मेरी माँ एक दाई थी और मैं बहुत अरसा अपनी माँ के साथ दाई का काम भी करती रही, मगर हालात ख़राब होने की वजह से मैंने नर्स की जॉब कर ली थी। आज मैं क्लिनिक में एक औरत को इंजेक्शन लगा रही थी जब दो औरतें अस्पताल में दाखिल हुईं। एक औरत हामला थी और दूसरी बूढ़ी औरत उसके साथ आई थी। मैं उसे देखकर खड़ी हो गई क्योंकि इसके साथ मौजूद बूढ़ी औरत मेरी जानने वाली थी। कुछ अरसे पहले ये हमारी पड़ोसन और मेरी सहेली हुआ करती थी, मगर फिर ये लोग कहाँ शिफ्ट हो गए कोई पता नहीं था। ये औरत बेवा थी। इसने अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से पाला था, लेकिन आज वो एक मॉडर्न लड़की के साथ क्लिनिक के अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वो लड़की इंतहाई मॉडर्न थी। उसने भी मुझे देखकर खुशी का इजहार किया। उस लड़की ने बड़ी नखुफत बड़े अंदाज में पूछा, बीबी तुम्हारी डॉक्टर कहाँ है? तुम तो शक्ल से काम वाली लगती हो। उसने आते ही मेरी बेइज्जती कर दी, मगर मैंने तहम्मुल मजाजी का मुजाहिरा करते हुए कहा कि डॉक्टर साहिबा अंदर अपने कमरे में हैं। थोड़ी देर बाद आप उनके पास जा सकती हैं। उसने मेरी बात पर कोई रद्दे अमल नहीं दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा ने जब उसे अंदर बुलाया तो उसकी सास यानी मेरी सहेली भी अंदर जाने लगी, क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका था कि ये मॉडर्न सी लड़की इस औरत की बहू है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगी, उस लड़की ने पलटकर मुझे एक अजीब बात कही। बोली कि बीबी ये मेरी नौकरानी है, इसको अपने पास बैठा लो। उसने अपनी सास को मेरे सामने नौकरानी बोल दिया था, जबकि मुझे 100% यकीन था कि ये उसकी सास थी। उसके जाने के बाद मैंने अपनी सहेली फौजिया से पूछा, क्या ये तुम्हारी बहू है या तुम वाकई ही इसकी नौकरानी हो? फौजिया की आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे कहने लगी, हाजरा तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों के घर में नौकरी करूंगी? मैं तो एक आला खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। बस गुर्बत ने हालात की चक्की में पिसने पर मजबूर कर दिया। ये लड़की मेरी बहू है, लेकिन क्या करूं? मॉडर्न इतनी है कि इसे मैं गवार और जाहिल लगती हूँ। ये मेरा तारुफ अपने किसी जानने वाले से नहीं करवाती। इसको लगता है कि ये इसकी तौहीन है, सिर्फ इसलिए कि मैं इसकी तरह मॉडर्न कपड़े नहीं पहन सकती। इंसान को दीन और दुनिया का भी ख्याल तो होना चाहिए। मैं अब इस उम्र में क्या ऐसे शौक कपड़े पहनती अच्छी लगती हूँ? ना ही मुझे अंग्रेजी आती है, और इस वजह से मेरी बहू जब भी कहीं मुझे साथ लेकर जाती है तो लोगों को यही कहती है कि ये मेरी नौकरानी है। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मुझे अपने बेटे की परवाह न होती तो यकीन मानो इस औरत को एक दिन भी बर्दाश्त न करूं। मेरा दिल भी नहीं मानता कि मैं ऐसी किसी लड़की के साथ रहूं जो मुझे नौकरानी समझती हो। सास का दर्जा तो माँ की जगह पर होता है। तुम फिक्र नहीं करो, परेशान होने से कोई मसला हल नहीं होता। तुम इसको आहिस्ता आहिस्ता समझाओ कि बड़ों का अदब क्या चीज होती है। मैं क्या समझाऊं? जब मेरे बेटे ने ही मोहब्बत की शादी कर ली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जितनी भी कोशिश करूंगी वो जाया हो जाएगी। दफा करो, जैसे सोचती है सोचती रहे। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि वो लड़की क्लिनिक से बाहर निकल आई। चलो जल्दी घर चलो, तुमने खाना भी पकाना है। उसने अपनी सास को इंतहाई बदतमीजी से कहा। मेरा तो अपनी सहेली को यूं जलीलो रस्वा देखकर दिल दुख गया था। मैंने उसकी बहू को कहा कि मैं इस औरत को जानती हूँ, ये हमारी पड़ोसन रह चुकी है, मैं इसके सारे हालात से वाकिफ हूँ। उसकी जवानी मेरे साथ ही गुजरी है बेटा। मुझे पता है कि उसने अपने बेटे को कितनी मुश्किल से पढ़ाया है। जब माँ अपने बेटे की शादी करती है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बहू उसकी खिदमत करे, पर तुम तो अपनी सास को नौकरानी कह रही हो। बेटी बहुत बुरी बात है। अगर तुम्हें सास की बद्दुआ लग गई तो तुम कहीं की नहीं रहोगी, न दुनिया की और न आखिरत की। बेहतर है कि तुम अपनी सास से माफी मांग लो। ये एक बेवा औरत है, तुम्हें एहसास करना चाहिए। मेरी बात सुनकर वो लड़की गुस्से से आग बगोला हो गई। बीबी तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? अगर तुमने आने वाले मरीजों के साथ ऐसे ही जाती मामलात पर बात करनी होती है तो तुम इनके घर चली जाया करो। मैं यहाँ पैसे देकर अपना इलाज करवाने आई हूँ, तुम्हारी बकबक सुनने नहीं आई। मैं तो हैरान थी कि फौजी की बहू कितनी बदतमीज है। सोचा कि शाम को छुट्टी के बाद फौजिया के घर जाऊंगी और सुकून से बात करूंगी। शाम जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि फौजिया खाना बनाने में मसरूफ थी।
और उसकी बहू अपने कमरे में सो रही थी। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। इससे पहले कि मैं फौजिया से कोई बात करती, मेरे घर से मेरी बेटी का फोन आ गया। उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई और घर में कोई नहीं था और मुझे जल्दी जाना था। मैंने फौजिया से इजाजत ली और कहा कि मैं फिर कभी तुम्हारे घर आऊंगी, आज मुझे जरा जल्दी घर जाना है। ये कहकर मैं घर आ गई थी। मेरी बेटी को बुखार था। मैं जल्दी से उसकी दवाई ले आई और वो रात इस तरह गुजर गई। अगली सुबह फौजिया ने मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो उसके हाथ पांव फूले हुए थे। क्या हुआ फौजिया? मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, मेरी बहू का आखिरी वक्त आ गया है, खुदा के लिए जल्दी मेरे घर चलो, मेरे घर चलो और मेरी बहू को अस्पताल लेकर जाना है। मेरा बेटा ऑफिस के काम से दूसरे शहर चला गया है। हमें नहीं पता था कि यह वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा, वरना मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेती। मेरी बहू तो मुझे अपने बारे में कुछ बताती ही नहीं, इसलिए मुझे इसके बारे में एक भी बात नहीं पता थी। तुम खुदा के लिए मेरे साथ चलो, वरना मेरी बहू मर जाएगी। वो दर्द से करा रही है। मैं उसकी बात सुनकर जल्दी जल्दी उसके साथ चल पड़ी। मैं सब कुछ भूल भाल गई थी। मुझे उस लड़की का सलूक भी याद नहीं रहा था। याद होता भी तो ऐसे वक्त में कभी भी उसके साथ कोई बुग़्ज़ ना रखती। लेकिन जैसे ही मैं अपनी सहेली के घर पहुंची, उसकी बहू की हालत बहुत ख़राब थी। मैंने उसकी बहू को रिक्शे में बिठाया और हम लोग अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। फौजिया की बहू जिद करने लगी कि मुझे डॉक्टर जाहिदा के पास ही जाना है, इसलिए हम लोग प्राइवेट क्लिनिक में आ गए। हालांकि मेरे ख्याल में ऐसे केस सिर्फ और सिर्फ बड़े अस्पताल में किए जाने चाहिए। बहरहाल फौजिया की बहू की ख्वाहिश पर मैं उसे क्लिनिक ले आई। डॉक्टर जाहिदा क्लिनिक पर मौजूद थी। उन्होंने लड़की को दर्द की दवा दे दी, जिसे खाकर उसे थोड़ा होश आया और अब वो बातचीत करने के काबिल हुई थी। लड़की फौरन से अपना फोन मांगा और अपनी माँ को कॉल मिलाने लगी। वो अपनी माँ को मुसलसल कॉल कर रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने फोन उठाया तो वो लड़की अपनी माँ पर भी ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, अम्मी आप कहाँ हैं? मैं कितनी देर से आपको कॉल कर रही हूँ, जल्दी से डॉक्टर जाहिदा के क्लिनिक आ जाएं, मेरा वक्त आ गया है। उसने ये कहकर फोन बंद कर दिया। डॉक्टर जाहिदा ऑपरेशन की तैयारी करने लगी। तकरीबन 10 मिनट ही गुजरे थे कि बाहर गाड़ी ने हॉर्न दिया। डॉक्टर जाहिदा के क्लिनिक के बाहर इस लड़की की माँ आ चुकी थी। मैं इसे लेने के लिए बाहर पहुंची तो देखा वो तो बड़ी लश पश करती एक मॉडर्न सी औरत थी, जिसकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं लगती थी। यानी उसने खुद को इतना बना सवार कर रखा हुआ था कि बुढ़ापे में भी जवान नजर आ रही थी। मैंने उसे अंदर आने का कहा तो वो बड़े नखरे से अंदर आई। अपनी बेटी के कमरे में फौरन चली गई और साथ ही अपनी बेटी की सास को वध से देखते हुए बोली, आप बाहर ही रुकें, मैं सब कुछ देख लूंगी। सास को बाहर छोड़कर ये अंदर चली गई। मैंने पीछे से फौजिया से पूछा कि तुम कैसी बहू लाई हो? उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कहने लगी कि बस तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बेटे ने पसंद की शादी की है। ये लड़की उसके ऑफिस में काम करती थी और दोनों ने अपनी मर्जी से पसंद की शादी की है। लड़की उम्र में भी मेरे बेटे से 2-3 साल बड़ी है, लेकिन बहुत ही मॉडर्न और बिगड़े हुए माँ बाप की औलाद है। मेरा बेटा कहता है कि उसने मेरी मोहब्बत में अपना अमीराना तर्ज से जिंदगी छोड़ा है, इसलिए मैं उसकी कदर करता हूँ। लेकिन उसे इस बात की हरगिज परवाह नहीं कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या छोड़ा है। मेरा तो दिल करता है कि अब मैं सचमुच अपने रब के पास चली जाऊँ। मैं हर रात अपने शौहर को याद करके बहुत रोती हूँ। अगर मेरा शौहर जिंदा होता तो मैं अपने बेटे की मोहताज ना होती। मेरा दिल पूरी तरह जख्मी हुआ है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा इतना नाफरमान निकलेगा। जो बहू अपनी सास की आंखों में आंसू लाए, इससे ज्यादा बदकिस्मत लड़की कौन हो सकती है। मैंने उसकी बहू को खूब गालियां दी, लेकिन वो फिर भी परेशान थी और रो रही थी। कहने लगी, इस सब से कुछ नहीं होगा, अब जो मेरे नसीब में लिखा था वो ही हो गया है। कोई बात नहीं, जितने दुख मैंने इस दुनिया से सह लिए हैं, मेरा रब यकीनन मुझे इसका अजर देगा। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। इतने में ऑपरेशन थिएटर के अंदर कार्रवाई शुरू हो गई थी। डॉक्टर जाहिदा मरीजा का ऑपरेशन करना शुरू हो गई थी, जबकि लड़की की माँ बड़ी बेचैनी से कमरे के बाहर टहल रही थी। उसने अपनी बेटी की सास से
को बड़ी हकारत वाले अंदाज में कहा, दुआ करो मेरी बेटी का ऑपरेशन सही सलामत हो जाए, उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। हाँ, मेरी तो सारी दुआएं अपनी बहू के साथ हैं, फौजिया ने बड़े दुखी अंदाज में कहा था। थोड़ी देर के बाद वो औरत बड़ी बेचैनी से लेबर रूम के अंदर दोबारा चली गई। उसकी चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। जबकि डॉक्टर जाहिदा जब बाहर आई तो वो बहुत ही परेशान लग रही थी। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। माँ और बेटी दोनों के चेहरे के तासुरात देखने वाले थे। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है वो कहाँ गया है। मैं इंतजार कर करके खुद अंदर कमरे में चली गई। लड़की की माँ ने सास को अंदर आने से रोक दिया था। कहने लगी कि आप बाहर ही रुकें। मैं सफाई का बहाना बनाकर अंदर चली गई, लेकिन मैंने देखा कि नया पैदा होने वाला बच्चा कहीं भी मौजूद नहीं था। डॉक्टर जाहिदा ने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी। लड़की की माँ खामोश सामने स्टूल पर बैठी हुई थी, जबकि लड़की का मुंह भी उतरा हुआ था। क्या हुआ, खुदा ना खास्ता बच्चा तो ठीक है ना? मैंने इतनी बात की थी कि वो औरत मुझ पर बरस पड़ी कि तुम तो यहाँ सफाई करने आई थी ना, लगता है तुम्हें मेरी सास ने हमारी जासूसी करने के लिए भेजा है। मैं एक नर्स हूँ और मरीजों की देखभाल करना मेरा रोज का काम है। मुझे तुम दोनों माँ बेटी में कोई फालतू की दिलचस्पी नहीं है। मैं उनको ये बातें सुनाकर बाहर आ गई। फौजिया तो उनके आगे मजबूर थी, लेकिन मैं नहीं थी। मैंने आकर उससे कहा कि वो लोग बच्चे के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन तुम अंदर जाओगी तो शायद तुम्हें बता दें। अरे मुझे कहाँ बताएंगे, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। मेरे पास उसको राब्ता करने का भी कोई तरीका नहीं है। और देखो, उसकी बीवी ने भी उसे फोन करके नहीं बुलाया, जबकि शौहर का इस वक्त मौजूद होना बहुत जरूरी होता है। मैंने कहा कि तुम्हारे बेटे को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। मैं खुद इसे फोन करती हूँ, तुम मुझे इसका नंबर दो। मेरे पास तो नंबर नहीं है, नंबर तो मेरी बहू के पास है, तुम जाकर इससे पूछो। मैं फिर कमरे में चली गई ढीठ बनकर, क्योंकि मुझे अपनी सहेली फौजिया का बहुत ज्यादा ख्याल था। अपनी इज्जत से भी ज्यादा मुझे उसकी परवाह थी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मैंने देखा कि लड़की ने अपना बच्चा गोद में छुपा रखा था। वो इसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई खजाना हो, लेकिन मैंने जब बात की तो उसने फौरन अपने बच्चे को छुपा लिया और चूक कर मेरी तरफ देखने लगी। क्या बात है, तुम्हारा बार बार इस कमरे में क्यों आ रही हो? हम लोगों ने इस कमरे का किराया दिया हुआ है, तुम्हारा कोई काम नहीं बनता यहाँ पर। मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे फौजिया ने भेजा है। हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम उसकी चमची हो। अब तुम क्या जासूसी करने आई हो? उस बुढ़िया को भी आराम नहीं है। मुझे तुम्हारे शौहर का नंबर चाहिए, उसको भी यहाँ होना चाहिए था। वो मेरा शौहर है कि तुम्हारा? वो लड़की पट पट बोलती जा रही थी। मुझे जब उसे यहाँ पर बुलाना होगा तो मैं खुद फोन कर लूंगी। तुम्हें बार बार आकर मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम क्यों परेशान हो? हमें तो बताओ, हम यहाँ तुम्हारे मसले हल करने के लिए ही खड़े हैं। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी किसी मदद या नसीहत की जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं हैरान थी कि कितनी बदतमीज औरत है, जिसको इस बात का एहसास नहीं था कि मैं यहाँ पर उसके लिए खड़ी हूँ। मैं चुपचाप बाहर आ गई और बाहर आकर अपनी सहेली को बताया कि तुम्हारी बहू के तेवर बहुत ही बिगड़े हुए हैं। पता नहीं उसे क्या परेशानी है कि खाने को दौड़ रही है। शाम तक डिस्चार्ज होकर वो यहाँ से चली जाएगी। तुम्हारा बेटा भी घर आ जाएगा तो बाकी मामलात फिर तुम खुद देख लेना। चलो सही है, मुझे तो वैसे भी ये कुछ नहीं समझी। अल्लाह करे कि मेरे बेटे से अपने दुख दर्द, अपनी सारी तकलीफें बांट ले, ताकि मेरी फिक्र और परेशानी भी कम हो। इतना कहकर फौजिया तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं ये सोचने लगी कि आखिर उसकी बहू का जो बच्चा पैदा हुआ है उसे क्या मसला था कि वो उससे हमसे भी छुपा रही थी। कम से कम अपनी सास और डॉक्टर को तो उस बच्चे के बारे में बताना चाहिए था। मेरे पास डॉक्टर जाहिदा का घर का नंबर नहीं था, सिर्फ ऑफिस का नंबर था, इसलिए मैं उनसे पूछ भी नहीं सकी। फौजिया के साथ मैं भी घर चली गई। मैंने सोचा शाम को जाकर उसके घर में पता करूंगी कि उसके पोते की सेहत कैसी है। शाम हो गई तो मैंने सोचा कि खाली हाथ घर जाने की बजाय मिठाई का एक डब्बा भी लेती हूँ। आखिर को उसके घर में एक खुशी की खबर आई है, मुझे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैंने एक करीबी बेकरी से 1 किलो ताज़ा मिठाई ली और फौजिया के घर की जानिब चल पड़ी। घर के दरवाजे पर दस्तखत हुई तो फौजिया ने यूं दरवाजा खोला जैसे वो मेरे इंतजार में बैठी थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक भर आई। शुक्र है तुम आ गई हो। मेरी बहू तो आ गई है, मगर अभी तक अपने कमरे में है, किसी को अंदर नहीं आने देती। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ।
अरे कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, मैंने उसे तसल्ली दी। और अगर मेरी किसी मदद की ज़रूरत हुई तो भी मैं हाजिर हूँ। इतना कहकर मैं अंदर आई, लेकिन जैसे ही मैं उसकी बहू के कमरे में दाखिल हुई, उसने फिर से अपने बेटे को छुपा लिया था। लगता था जैसे वो इसे छुपा रही हो, पूरी दुनिया को दिखाना भी नहीं चाहती। मैं हैरान थी कि अब तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चे की पैदाइश को 10 घंटे गुजर चुके थे। इतने में घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। फौजिया ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसका बेटा घर आ गया था। फौजिया ने बेटे का माथा चूमकर उसे पोते की खुशखबरी सुनाई तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। कहने लगा कि अम्मी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। आपने तो कहा था कि 1 हफ्ते बाद की तारीख है, फिर ये सब अचानक कैसे हो गया? वो ये सब कहते हुए अंदर आया। मैंने भी उसे मुबारकबाद दी और वो मुझसे 2-4 बातें करके बड़ा परेशान और उलझा हुआ लग रहा था। मुझे कहने लगा, आंटी आप नाराज़ मत होना, लेकिन अभी मुझे मेरी बीवी के पास जाना है। मैंने, क्यों नाराज़ होना है बेटा, ये तो तुम्हारी खुशी का दिन है। जाओ उसे मुबारकबाद दो, अपनी खुशियाँ मनाओ, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। मैं भी अंदर आ जाऊँ? हाँ हाँ, आप भी आ जाएं, क्यों नहीं। इतना कहकर मैं और वो दोनों कमरे में दाखिल हुए, लेकिन उस लड़के की बीवी का मुंह इस तरह बना हुआ था जैसे कि उसने बच्चे को नहीं बल्कि किसी और मखलूक को जन्म दिया है। तुम लोग क्या बार बार बच्चा देखने कमरे में आ जाते हो? आप भी यहाँ से चले जाएं। ये मेरा बच्चा है, इसे 9 माह मैंने अपने पेट में रखकर जन्म दिया है। मैं जिसे चाहूँ दिखाऊं और जिसे चाहूँ नहीं दिखाऊंगी। उस लड़की ने तो अपने शोहर को भी खरी खरी सुना दी थी। ये क्या बात हुई? क्या हो गया है तुम्हें? खुशी का मौका है, लाओ मेरे बच्चे का चेहरा मुझे दिखाओ। मैं बेचैन हूँ, ऐसे मत करो मुझे और मत तड़पाओ। इतना कहकर उसके शौहर ने हाथ आगे बढ़ाया तो लड़की ने उसका हाथ छिड़क दिया और गुस्से से बोली, मैंने कहा है ना, मैं किसी को भी नहीं दिखाऊंगी, ये सिर्फ मेरा बेटा है। इतना कहकर उसने अपने बच्चे को बाजू में छुपा लिया, जबकि वो लड़का हक्का बक्का उसे देखने लगा। फौजिया भी हैरान और परेशान थी। बेटी, हम अपना पोता देख कर रहेंगे, तुम हमें इसे देखने से रोक नहीं सकती, हमारा हक है इसे देखना। ये कहकर फौजिया भी आगे बढ़ी, मगर उस लड़की ने तो उसका हाथ दोबारा पीछे झटक दिया। लेकिन अब दोनों माँ बेटा बहुत ज्यादा परेशान हो गए। लड़के ने किसी तरह अपनी बीवी के हाथ से बच्चा छीन लिया और उस पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे से भी हवाइयाँ उड़ गईं, जबकि लड़की का चेहरा शर्म से झुका हुआ था। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। इतना कहकर वो लड़का नीचे जमीन पर बैठ गया, जबकि लड़की की आंखों से भी टूटे हुए आंसू गिरने लगे थे। लगता था जैसे वो कब से अपने आंसुओं को रोक कर बैठी है। फौजिया आगे बढ़ी, उसने बच्चे को देखा, सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। मैंने भी बच्चे को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे इस वक्त फौजिया का चेहरा याद आ गया, जो कि बालों से भरा होता था। फौजिया ने मुझे कल परसों ही बताया था कि उसकी बहू हर वक्त उसे ये कहती है, अम्मा तुम्हारे मुंह पर दाढ़ी है, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से नहीं मिलवा सकती, तुम बहुत ही गवार लगती हो। तुमने कभी अपने चेहरे की भी सफाई नहीं की। तुम जैसी गंदी गवार औरत को मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलवा सकती और ना ही बता सकती हूँ कि ये मेरी सास है, ये मेरे शौहर की माँ है। जबकि अब पैदा होने वाले बच्चे के न सिर्फ चेहरे बल्कि पूरे जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे, जो कि काले और घने थे। ये देखकर फौजिया की बहू तानिया को अपनी सास से की हुई बदकलामी याद आई थी, लेकिन अब इस बात का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अल्लाह का अजाब उसे उस सूरत में मिल चुका था। मुझे तो इतनी परेशानी आज से पहले नहीं हुई थी, लेकिन ये सब देखकर एक बात मैं समझ गई थी कि मजलूम औरत की बद्दुआ जरूर लगती है। सो कभी भी किसी ऐसी बेबस औरत का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मगर अब तानिया बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मैंने तानिया को संभाला और उससे कहा कि तुम्हारे पास अब भी मौका है, अपनी सास से माफी मांगो और इसे इज्जत दो। अब की बार तानिया को मेरी बात समझ आ गई थी। उसने अपनी सास से माफी मांग ली और इलाज के जरिए उस बच्चे के जिस्म से सारे बाल खत्म हो गए थे और इस तरह उन्होंने एक खुशगवार जिंदगी गुजारना शुरू कर दी।